नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः आपके बीच में साइकोलॉजी की क्लास के लिए उपस्थित हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो शिक्षा कि शिक्षा क्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में। हमेशा से एक रटी रटाई चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ सीखना है। लेकिन हमने इसके बारे में जाना था कि शिक्षा का वो जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ जो है वो रखा जाता है प्रकाशित करने वाली क्रिया या फिर परिमार्जन करने वाली क्रिया। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब देखिए, इसकी कुछ एक परिभाषाएं थी जिनमें हमने कुछ चर्चाएं कर ली थी। विवेकानंद की परिभाषा के बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। उसके बाद में प्लेटो की जो परिभाषा थी, प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि शिक्षा प्राणी के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा प्राणी के शारीरिक यानी उसका शारीरिक यानी शरीर से संबंध जो रखता है, दूसरा मानसिक और तीसरा बौद्धिक। बौद्धिक यानी यहाँ हम बुद्धि से ही लगाएंगे। अब यहाँ देखिए कि शिक्षा क्या है। प्लेटो ने कहा कि जो शिक्षा प्राणी जो है उस प्राणी का शारीरिक विकास कर सके, उस प्राणी का मानसिक विकास कर सके और उसका बौद्धिक विकास कर सके, जब ये तीनों आपस में तालमेल बना लेंगे वो ही क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। जबकि कल जो हमने पढ़ी थी एक परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा प्राणी के अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा कहलाती हैं। अंतर्निहित शक्तियों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे कल। अंतर्निहित शक्तियां वो शक्तियां जो प्राणी अपने अंदर उन विचारों को समेटे हुए रहता है, यानी मैं कहूँ कि एक प्राणी के अंदर बहुत कुछ ऐसा समाया रहता है, प्राणी के अंदर बहुत ऐसी भिन्न भिन्न योग्यताएं समाई रहती हैं जिनको वो एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उनको वो प्रदर्शित नहीं कर सकता। और जब वो प्रदर्शित नहीं कर सकता तो हम कह सकते हैं कि वो अपने अंदर जो योग्यताएं थी उन योग्यताओं को उसने अपने अंदर ही दबा लिया। और जब अपने अंदर ही उन योग्यताओं को दबा लेता है तो वो शक्तियाँ बाहर प्रदर्शित नहीं हो सकती। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि अंतर्निहित शक्तियाँ क्या क्या थी। जैसे प्राणी के विचार हैं, प्राणी की योग्यताएं हैं, प्राणी की योग्यताएं हैं यानी एक प्राणी संगीतज्ञ है तो उसे संगीत आ रहा, एक अच्छा रेसलर है, उसने कभी भी उसे प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं दौड़ने का, तो वो कैसे अपने आप को प्रदर्शित करेगा? तो प्राणी के अंदर अनेकों जो विचार, भावनाएं, योग्यताएं जो छिपी हुई है, उन विचारों को, भावनाओं को, योग्यताओं को किसी एक विशेष प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्हें प्रदर्शित करना ही, यानी आपके अंदर जो शक्तियों का रूप था उन्हें बाहर प्रदर्शित करना ही क्या है? शिक्षा है। उसके बाद में प्लेटो की होगी। उसके बाद में एक परिभाषा अरस्तु भी देते हैं। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब यहाँ इन्होंने बात किसकी की? शरीर की। इससे पहले देखिए इनका मिला जुला रूप मिलेगा। यहाँ पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की कर रहे हैं। और दूसरी बात किसकी कर रहे हैं? मस्तिष्क की थी। प्लेटो ने किसकी कही थी? मानसिक की कही। इन्होंने कहा कि स्वस्थ जो शरीर है हमारा, उसी स्वस्थ शरीर में किसका निर्माण होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही
जो होता है या मैं यहाँ लिखूँ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा है। उसके बाद में देखिए अगली जो परिभाषा हम पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक ने कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं या जिन्होंने एक बालक की जो शिक्षा है उस शिक्षा की तुलना कृषि से की है, तो वो कृषि से करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक कहता है जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार एक बालक का विकास शिक्षा से होता है। जॉन लॉक कहता है कि जिस प्रकार एक पौधे का विकास कृषि से होता है उसी प्रकार एक बालक का जो विकास है वो किससे होता है? शिक्षा से होता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के रूप में हम रखते हैं जॉन एडम्स के अनुसार। जॉन एडम्स के अनुसार देखिए कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। कितने मुखी है? द्विमुखी। अब द्विमुखी जो प्रक्रियाएं हैं, पिछली वीडियो में हमने परिभाषाएं केवल लिखी थी, उनको हमने समझा नहीं था। समझिए कि द्विमुखी जो प्रक्रिया है ये कहने का मतलब है द्विमुखी, या यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाए द्विमुखी या फिर द्विध्रुवीय, एक ही बात है। ये कहता है कि शिक्षा के कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव हैं। और 2 ध्रुव कौन से हैं? इसने शिक्षा के 2 ध्रुव माने हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। यानी एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है। ये प्राचीन समय की बात है दोस्तों। प्राचीन जो एजुकेशन होती थी, यानी हम प्राचीन समय, यानी मैं यहाँ लिखूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्या है? हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले की बात है ये। तो उस समय हमारे शिक्षा के कितने ध्रुव थे? 2 ही ध्रुव थे। एक तो कौन था? शिक्षक था, और दूसरा कौन सा था? शिक्षार्थी। उसके बाद में जॉन डेवी कहते हैं, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी, या मैं यहाँ लिखूँ त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब इसके कितने ध्रुव बताएं? 3। एक तो है शिक्षक, दूसरा है छात्र, और तीसरा इसमें जोड़ा गया, जो क्या जोड़ा गया? पाठ्यक्रम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद की बात है, जिस समय वर्तमान में जितने भी शिक्षा के संबंध में जो आयोग आए हैं, जितने भी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं में अगर वर्तमान रूप में देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य आधार स्तंभ इसी स्वरूप को माना जाता है, जिसमें पहला क्या है? शिक्षक है, दूसरा किसको रखा जाता है? छात्र को रखा जाता है, और तीसरा किसको रखा जाता है? पाठ्यक्रम को रखा जाता है। अब पहले क्या होता था? सर्वा शिक्षक होता था। सर्वोच्च स्थान किसका होता था? शिक्षक का होता था। शिक्षक जैसा करवाता था, यानी मैं कहूँ कि पहले इतना मनोविज्ञान का इतना प्रभाव नहीं था शिक्षकों के ऊपर, और प्रभाव ना होने के कारण वो जो शिक्षक थे, वो शिक्षक ना तो किसी शिक्षण विधि का इस्तेमाल लेते थे, ना तो कोई शिक्षण विधि सही रूप में लेते थे, और शिक्षण विधि जब नहीं लेते थे तो कोई पाठ्यक्रम सही रूप नहीं था,
और जब पाठ्यक्रम सही रूप में नहीं था तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी काम में नहीं लेते थे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी इस्तेमाल नहीं लेते थे। इस कारण से जो शिक्षक के मस्तिष्क में आया वैसा ही शिक्षक ने उस बालक को करवाया, क्योंकि सर्वोत्थान किसका था? शिक्षक का था। वर्तमान दृष्टिकोण, वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्तमान में जो सर्वोत्थान है वो बदल गया है। पहले तो शिक्षक का था, जैसा शिक्षक करवाता था, जैसा पढ़ाता था, बच्चे को पढ़ना पड़ता था, जिस तरीके से रटाता था उस तरीके से रटना पड़ता था। आप लोगों ने भी तो प्राचीन समय में अगर एजुकेशन प्राप्त की है, हम ज़्यादा पीछे ना जाएं तो भी देखें कि ऐसा ही स्वरूप रहा था। RT 2009 जब तक नहीं बनी थी, RTE 2009 जब तक नहीं बनी थी, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये 2009, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था पूरे इंडिया में। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। ये इससे पहले जिन्होंने एजुकेशन की है वो कहीं ना कहीं इस रूप का शिकार हुए हैं। पहले एक शिक्षक क्या करता था कि कक्षा में पढ़ाने का काम करता था, शिक्षक के मस्तिष्क में जो जैसा आता था वैसा ही करवाया जाता था, एक उचित पाठ्यक्रम नहीं था। पहले जो पाठ्यक्रम होता था वो बालक को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता था, केवल और केवल शिक्षक अपने स्वरूप से निर्धारित करता था। अब यहाँ प्राचीन समय में एजुकेशन पनिशमेंट मिलती थी। RT 2009 में धाराएं लगी, 38 धाराएं बनी, 7 अध्याय बने, और इन 38 धाराओं में एक धारा बनी, उसका नाम है 17 नंबर जो धारा है। धारा 17 है वो कहती है कि बच्चे को किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना है, बालक को किसी प्रकार का प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आप बालक के सामने आंखें निकाल करके भी बातें नहीं कर सकते, वो भी पनिशमेंट मानता है वर्तमान एजुकेशन में। उस समय तो बालक के पास कोई उपयुक्त शिक्षण, उस शिक्षक के पास कोई उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं होती थी। केवल और केवल आप लोग भी तो पढ़ करके आए हैं उसी एजुकेशन से। आप लोग पढ़ करके देखिए, सोचिए, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता है उस एजुकेशन को। जब RT 2009 नहीं लगी थी, उससे पहले शिक्षक क्या करता था, जल्दी से अपना पूरा का पूरा लेसन उसने करवाया। एक शिक्षक पढ़ने का काम करता था, शिक्षक क्या करता था, किताब खोलता था और बच्चों से पढ़वाता था कि पढ़िए, और पीछे बैठा हुआ बच्चा पहले ही अनुमान लगा लेता था कि तेरे पास तो ये पहरा आने वाला है, और बच्चा उसी पहरे पे ध्यान देता था और उसी पहरे पे ध्यान देता था कि तेरे हिस्से में तो ये। और शिक्षक केवल और केवल एक ही बात निर्धारित करता था, बच्चों से पूछता था कि बताइए कौन सी लाइन तक पढ़ा गया है। बच्चे को डर था तो केवल और केवल लाइन पहचानने का डर था कि अभी तक जो बच्चा आगे जो पढ़ने वाला है वो कौन सी लाइन तक आ गया है। केवल इतनी ही बात थी। बच्चा जो अगर थोड़ा बहुत ध्यान करेगा प्राचीन एजुकेशन में, तो ये वो अपने पहरे पे ध्यान देगा, न कि कहीं पूरे लेसन के ऊपर। जैसे ही लेसन पूरा हो जाता था, 15 या 20 मिनट में पूरा लेसन हो जाता था। अब पूरे एक लेसन में या छोटी कक्षाओं में लगभग 17 से 18 लेसन मिलते थे उस समय, या 15 मिलते थे। ये जो लेसन थे 15, अब एक जो 40 मिनट का पीरियड आता था उसमें जो बच्चों से पढ़वाया जाता था वो लेसन धीरे धीरे पूरा हो जाता था। और वो 20 मिनट में मान के चलिए जो पढ़ना ही होता था उसे कहीं किसी तरीके का कोई समझाने का प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि बच्चा अपने उस लेसन को नहीं समझा सकता। अब जो शिक्षक होता था, वो जो शिक्षक है वो जैसे ही वो लेसन बच्चों ने पढ़ा तो शिक्षक तुरंत प्रभाव से कहता था, जैसे मान के चलिए कोई एक पुस्तक, हिंदी की पुस्तक पढ़ा रहा है और उस हिंदी की पुस्तक में कहता था कि लेसन मान के चलिए 5वां है, तो वो कहता था कि पेज नंबर 27 पैरा नंबर 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक निशान लगाइए पहले आंसर का। इसी तरीके से कुछ एक आंसर हो जाते थे और वो जो आंसर लिखने होते थे वो बच्चे को दे दिए जाते थे। अब बच्चे के पास क्या होता था, बच्चे के पास मस्तिष्क में कुछ नहीं आया। पढ़ा तो किसने पढ़ा, उन बच्चों ने ही पढ़ा। पढ़ने का कौशल तो उनका हो गया, लेकिन उनके समझ में तो नहीं आया, मस्तिष्क में तो नहीं आई एक भी बात। उसके बाद में जो बच्चों ने पढ़ लिया, शिक्षक ने निशान लगवा दिए कि इन क्वेश्चनों के। अब बच्चे का एक ही भार बड़ा है, केवल और केवल लिखने का भार बड़ा है। किसका बड़ा है? लिखने का। अब बच्चे अपनी जो शिक्षा है उसको सही मायने में अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर शिक्षा किसी भी भाषा को या किसी और चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए यानी हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कौशल माने जाते हैं। 4 कौशल हैं।
उन कौशलों का रूप है ये है, और उन्हीं कौशलों के अनुसार चलना पड़ता है। LSRW। एस का मतलब है लिसनिंग, एस का स्पीकिंग, आर का रीडिंग और डब्ल्यू का राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस हिसाब से चलना पड़ता था। जो राइटिंग अंतिम वाला जो कौशल है वो हमारा एक ही कौशल परिपक्व होता था और कौशल हमारे परिपक्व नहीं होते थे, क्योंकि उसी एक कौशल के माध्यम से बालक का जो लिखने का जो स्वरूप था वो ही तय होता था, कोई दूसरा और रूप तय नहीं होता था। तो ये जो प्राचीन एजुकेशन है, जॉन एडम्स वाली जो परिभाषा है वो इसी बात को सिद्ध करती है कि प्राचीन समय में, अब मैं उसी बात को वापस दोहरा रहा हूँ पिछले वाली बात, कि जो एक शिक्षक ने यानी जहाँ तक काम करवाया लिखने का, वो बालक लिख करके भी लेके आता है। अब उसी तरीके से जो हमारे 15 या 18 लेसन थे वो 15 दिन में पूरे हुए। अब शिक्षक उन्हें क्या देगा? याद करने को देगा। जैसे उन्होंने वो लेसन याद किए, याद करने के बाद उनके केवल और केवल टेस्ट शुरू हो जाते थे। क्या उस बालक के उस बालक को उस RT 2009 की धारा 17 से भी कोई खौफ नहीं, उस शिक्षक को खौफ नहीं आया? उसके बाद भी कई स्कूलों में ऐसी प्रक्रियाएं चल रही। तो यहाँ पे RT 2009 की धारा 17 लगने के बाद अब इस परिभाषा का रूप बदला गया। वर्तमान का जो पाठ्यक्रम था वो उस शिक्षक को निर्धारित करके नहीं बनाया गया, उस बालक को निर्धारित करके बनाया गया, और जो शिक्षा का तीसरा स्तंभ जोड़ा गया वो पाठ्यक्रम को जोड़ा गया दोस्तों। तो ये जो पहली परिभाषा है जॉन एडम्स की, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो ही ध्रुव माने गए हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। जबकि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के 3 ध्रुव या त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानी जाती है। पहला शिक्षक तो हमारे पास प्राचीन समय में था ही, दूसरा छात्र था, और तीसरा क्या जोड़ दिया गया? पाठ्य। वर्तमान की एजुकेशन में अगर हम देखे जाए तो वर्तमान में जितना भी पाठ्यक्रम है वो किसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है? छात्र को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में अगर किसी बालक को शिक्षण विधियाँ बहुत सी उपयुक्त हो गई, ए सिखाना है तो उससे पहले उस बालक को ये पहले सेब का चित्र सिखाया जाता है। यहाँ ये जो स्वरूप हुआ ये एक विधि बन जाती है, यहाँ पे सरल से कठिन की ओर विधियाँ बन जाती है। आज बालक को उस धारा 17 शिक्षक उस धारा 17 का भी पालन करता है, और पूरा का पूरा जितना भी स्वरूप है वो जितना समझाया जाता है छोटी छोटी कक्षाओं में, आज भी बालक बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। उस समय तो पूर्ण रूप से हिंदी भी समझ में नहीं आती थी। ये एक स्वरूप रहा जॉन एडम्स का और जॉन डेवी का। इसके बाद में देखिए हमारे पास हमने शिक्षा को समझा, और शिक्षा में और भी एक दो परिभाषाएं रह गई। जैसे कोलसैनिक भी कहता है कि प्राणी के जो आंतरिक स्वरूप की जो शक्तियां हैं उनको बाहर प्रदर्शित करना ही शिक्षा है, कोलसैनिक भी कहता है। उसके बाद में ये आपका डॉक्टर राधाकृष्णन भी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य समाज के निर्माण में सहायक है, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं है। इनको और समझ लीजिए। कोलसैनिक के अनुसार शिक्षा प्राणी की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का स्वरूप है, मानसिक स्थितियों के विकास का स्वरूप है, विकास का स्वरूप है। उसके बाद में एक और परिभाषा कई बार पूछ लिया जाता है इनमें, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य समाज के निर्माण में सहायक है, अन्यथा यह अपूर्ण है। अन्यथा यह अपूर्ण है। एक परिभाषा जो कई बार पूछी जाती है महात्मा गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा प्राणी के मन, आत्मा
और शरीर का विकास करती हैं। प्राणी के मन, आत्मा और शरीर का विकास करती है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा कि प्राणी का जो मन, आत्मा और शरीर, ये तीन चीज़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया। ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। किसके अनुसार? महात्मा। अब दोस्तों हमारे पास दो चीज़ें आ गई। देखिए, हमने मुख्य रूप से जो पढ़ा वो, अब देखिए, शिक्षा के बारे में भी पढ़ा और मनोविज्ञान के भी बारे में पढ़ा। मैंने कहा कि वर्तमान जो मनोविज्ञान है, उस वर्तमान मनोविज्ञान में हमारी मुख्यतया 30 शाखाएं प्रचलित हैं और 30 शाखाओं में हमारे सामने एक शाखा बन कर के आती है। हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा? एक तो शिक्षा के बारे में पढ़ा और दूसरा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास जो एक शाखा बन कर के आती है वो बन कर के आती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, हमारे पास जो शाखा बन करके आती है उसका नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें दो अर्थों में देखिए, हमने अलग अलग रूप में देखा। पहला क्या है? शिक्षा। शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ शिक्षा और यहाँ मनोविज्ञान। हमारे पास जो 30 शाखाएं थी, उस 30 शाखाओं में एक शाखा बनकर के आई, उसका नाम क्या दिया? शिक्षा मनोविज्ञान। और उसमें शिक्षा का हमने अर्थ क्या लगाया? शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है, शिक्षा को 4 रूपों में रखा था हमने। 4 रूप थे शिक्षा के। पहला सामान्य अर्थ, दूसरा संकुचित अर्थ, तीसरा व्यापक अर्थ और चौथा था वास्तविक अर्थ। कौन से अर्थ को जानना है? वह व्यापक अर्थ को। व्यापक अर्थ के बारे में हमने पढ़ा। शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। संकुचित अर्थ क्या है? किसी विद्यालय या महाविद्यालय की शिक्षा, विद्यालय या महाविद्यालय की शिक्षा। व्यापक अर्थ क्या है? प्राणी का हर समय हर स्थान पे सीखना। और वास्तविक अर्थ क्या है? प्रकाशित करने वाली क्रिया, या फिर इसका दूसरा अर्थ क्या है? परिमार्जन करने वाली क्रिया। ये इसका सही रूप है। अब देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या है? हम यहाँ लिखते हैं प्रकाशित करने वाली क्रिया, या फिर हम लिखते हैं परिमार्जन करने की क्रिया। ठीक है। और मनोविज्ञान का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। अब हमें शिक्षा का अर्थ हमने क्या पढ़ा? कि प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जन करने की क्रिया। और मनोविज्ञान का अर्थ हमने क्या पढ़ा? व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। हमें पढ़ना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? 30। उन 30 शाखाओं में एक शाखा कौन सी पढ़ते हैं हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। अब यहाँ देखिए, प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जन करने वाली क्रिया, मनोविज्ञान, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। अब हमें अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये शिक्षा का अर्थ है, ये किसका है? मनोविज्ञान का। तो इसका हम जोड़ेंगे। इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने आता है व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब दोस्तों देखिए,
ये हमारे पास जो अर्थ निकल कर के आता है, ये अर्थ निकल कर के आता है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रकाशित करने वाली क्रिया या फिर परिमार्जन करने की क्रिया। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। अब इनको हम जोड़ते हैं तो क्या है कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब दोस्तों हमारे पास देखिए, हमने पढ़ी थी ये चीज़ें कि शिक्षा का अर्थ यानी परिमार्जन करने की क्रिया या प्रकाशित करने की क्रिया, बालक को किसी अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाने की क्रिया ही क्या है? शिक्षा। और व्यवहार परिवर्तन की क्रिया मनोविज्ञान को हमने 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान स्वरूप में देखें जे.बी. वाटसन के अनुसार। किसके अनुसार? जॉन ब्रॉड वाटसन के अनुसार वर्तमान का मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। इनको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। धन्यवाद।